गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर सेंटर ऑफ मास। बच्चों यहां पर जो भी आप पढ़ रहे हैं वो जो कॉन्सेप्ट है इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम में आपको जो आप पेपर देने जाएंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है और इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना पाएंगे और उन क्वेश्चंस को इजीली जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों आप एंड तक बने रहिए और पूरे कॉन्सेप्ट को जो है बहुत ही सीरियसली लीजिएगा और इसको जो है अपने नोटबुक पे आप जो है लिखते जाइएगा और उसको जो है रिवाइज करते जाइएगा। बच्चों एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपको आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपका गोल है जिसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना है वहां पे आपको बहुत अधिक सहूलियत होगी। तो बच्चों हम यहां पर आज जो चैप्टर ले रहे हैं उसका नाम है सेंटर ऑफ मास। बच्चों ये जो सेंटर ऑफ मास है ये आपको बहुत सारे जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को करने में मदद करेगा और यहां से आपका बेस स्ट्रांग होगा। तो बच्चों आप यहां पर बहुत अधिक फोकस करिएगा जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपको इजीली जो है ग्रैप्स हो जाए और आपको क्वेश्चन करने में मदद मिले। तो बच्चों हम यहां पर चैप्टर ले रहे हैं सेंटर ऑफ मास। अब बच्चों सेंटर ऑफ मास अगर हमने ये पॉइंट लिया यहां पर तो बच्चों सेंटर ऑफ मास की जरूरत हमको क्यों पड़ी। अगर हम सेंटर ऑफ मास की बच्चों बात करें तो हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो बच्चों अब हम जो सेंटर ऑफ मास है हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी एक बॉडी है तो इसके एक सेंटर पे हमने इसके सेंटर पे इसके पूरे मास को कंसंट्रेटेड मान लिया। बच्चों हमने इसके सेंटर पे इस पूरे मास को कंसंट्रेटेड मान लिया तो हम ये बोल सकते हैं कि बच्चों कि ये पूरी बॉडी का मास एक सेंटर ऑफ जो है सेंटर ऑफ इसके सेंटर पे जो है कंसंट्रेटेड है। अब बच्चों मुद्दा यह है कि ये जो कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास इसकी जरूरत हमको क्यों पड़ी, हमको सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी। अब बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम सेंटर ऑफ मास की बच्चों बात करें तो ऐसा तो हुआ कि किसी एक व्यक्ति ने बोला कि एक बॉडी है उसका एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर उस बॉडी का पूरा मास हमने कंसंट्रेटेड मान लेना है। तो क्वेश्चन ये उठेगा बच्चों कि हम ये पूछेंगे कि भाई क्यों मान लें, कोई ना कोई एक रीजन तो होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम ये बोल सकें कि उस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है कोई एक पॉइंट पे हम मान लें। पर बच्चों ऐसा जो है हमको बताया गया कि कोई एक रैंडम शेप है तो उसका उसकी जो बॉडी का पूरा मास है वो हम उसके एक पॉइंट पर कंसीडर कर लें। तो बच्चों ये जो आइडिया होता है ये आइडिया तो है एक्चुअली में जो है हम जो है इसको क्यों माने, हम इसको मानने के पीछे कोई एक लॉजिक तो होना चाहिए। अब बच्चों अब इस जो कॉन्सेप्ट है अगर हम इसके लॉजिक पार्ट को समझें, अगर इसके लॉजिक पार्ट को समझे बच्चों तो लॉजिक पार्ट को समझने के लिए क्या होता है बच्चों कि हम मान लो कि हमने ये पेन है, पेन को हमने ऊपर लेके गए, ऊपर की तरफ फेंका और प्रोजेक्ट किया और ये पेन ऊपर से नीचे की तरफ आ गया। तो बच्चों इसकी जो इस पेन है पेन की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सारे पॉइंट का बच्चों सेम है। हमने इसको ऊपर की तरफ फेंका और ऊपर से इसको छोड़ दिया तो ये पेन जो है बच्चों क्या नीचे की तरफ आ गया। तो इसके सारे पॉइंट जितने भी पॉइंट पेन पे हैं बच्चों इनका जो वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन जो है सेम ही रहेगा बच्चों। अब बच्चों ये तो हमारा जो है ट्रांसलेशन मोशन हो गया। अब अगर हमने इस पेन को इस तरीके से ऐसे फेंक दिया तो इस पेन के अंदर एक तो ट्रांसलेशन मोशन है और दूसरा क्या है बच्चों, एक जो है इसमें रोटेशनल मोशन भी है। अब बच्चों जब कोई भी
बॉडी है उसमें ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है और उसमें रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। तो बच्चों ये क्या है, कॉम्प्लेक्स हो गया, इसमें कई मोशन जो है ऐड हो गए। जब बच्चों कई मोशन ऐड हो गए तो बच्चों इसमें क्या होता है कि अब जब ये बॉडी ऐसे से मूव कर रही है तो बच्चों ये पेन जो है, ये अगर इसको हम ऊपर की तरफ उछालेंगे तो बच्चों ये इस तरीके से जो है ऐसे इस तरीके से जो है ऐसे जो है घूमते हुए ऊपर की तरफ जाएगी और नीचे की तरफ आ जाएगी। अब बच्चों इसमें जो है सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट हैं, इनकी जो वेलोसिटी है बच्चों ये सेम नहीं होगी। अब बच्चों इनकी जो सारी पॉइंट की वेलोसिटी सेम नहीं होगी तो बच्चों यहां पर क्या होगा कि हम ये कंसीडर करते हैं कि मान लो हमने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स लगे, एक तो वेट तो नीचे की तरफ लगेगा mg। अगर हम बच्चों हम जब भी अभी तक पढ़ते आए हैं कि हम अगर सारे फोर्सेस को हम जो है कंसीडर करते हैं तो वहां पर हम बॉडी का जो बॉडी है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अब एफबीडी जब बनाते हैं बच्चों तो इसके ऊपर जितने भी फोर्सेस हैं उसको हम कंसीडर करते हैं। अब बच्चों इसके ऊपर एक वेट जो है mg जो नीचे की तरफ लगेगा, ये तो बच्चों एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। दूसरा इस बॉडी पे दो फोर्स लगेंगे जो कि इंटरनल लगेंगे, जो कि टेंशन फोर्स होंगे। तो बच्चों न्यूटन ने हमको क्या बताया, न्यूटन साइंटिस्ट ने हमको क्या बताया कि F इक्वल टू m इंटू ए। साइंटिस्ट न्यूटन ने हमको बच्चों क्या बताया, F इक्वल टू m इंटू ए। पर अगर बच्चों यहां पर हम अगर बात करें बच्चों तो एक्सटर्नल फोर्स बच्चों क्या है, एक्सटर्नल फोर्स हमारा क्या है, mg है, और एक्सटर्नल फोर्स हमारा ma है। हम m से m को कैंसिल कर दें तो g इक्वल टू a आएगा, जो कि सही नहीं है। तो बच्चों यहां पर जो न्यूटन्स का जो लॉ है वो जो है गलत हो जाएगा। न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है कि F इक्वल टू m है, पर यहां पर g इक्वल टू a आ रहा है, जो कि सही नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि न्यूटन्स का लॉ गलत है। तो बच्चों हम यहां पर क्या देखते हैं कि जो बॉडी है, बॉडी को के एक स्मॉल पार्ट को लेते हैं। अगर एक स्मॉल पार्ट को लिया, एक छोटे से एरिया को लिया और उस एरिया का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद हमने उसके फोर्सेस को जो है मेंशन किया, तो उसमें एक फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स mg लग रहा है, बाकी दो फोर्स जो लग रहे हैं जो टेंशन के फोर्स हैं वो जो है लग रहे हैं। तो सारे फोर्सेस को अगर हम कंसीडर करें बच्चों तो इसमें क्या होगा बच्चों कि एक इंटरेस्टिंग बात समझ में आएगी। और वो इंटरेस्टिंग बात बच्चों क्या समझ में आएगी कि जब हम इस पेन को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, पेन की तरफ जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इसका जो ट्रांसलेशनल मोशन है बच्चों, इसका जो ट्रांसलेशनल मोशन है वो क्या है बच्चों, वो तो जो है चेंज हो रहा है। ऊपर की तरफ बॉडी गई, ऊपर की तरफ पेन गया तो इसकी वेलोसिटी कम हुई, और नीचे की तरफ आया तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई। लेकिन जब बच्चों इस पेन को हमने ऐसे रोटेट किया तो ये पेन ऐसे इस तरीके से घूमते हुए, अगर ये क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ भी ये क्लॉकवाइज ही जो है रोटेट होते हुए नीचे आता है। तो बच्चों इसका जो रोटेशनल मोशन है ये तो जो है यूनिफॉर्म है, पर इस बॉडी का जो इस पेन है, पेन का ट्रांसलेशन मोशन जो है चेंज हो रहा है। तो बच्चों हम यहां पे ये देखते हैं कि जो ये जो पेन है, पेन के लिए जो है हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि यहां पर हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी। अब हम बच्चों जो सेंटर ऑफ मास है इसको हम जो है किसके लिए इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको हम एक तो बच्चों जो है बॉडी को जब हमने मूवमेंट दिया तो एक तो ट्रांसलेशनल मोशन हुआ और दूसरा बच्चों क्या हुआ, रोटेशनल मोशन हुआ। तो बच्चों ट्रांसलेशन मोशन में हमारी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, और रोटेशनल मोशन में हमारा जो है
जो है जिस क्लॉकवाइज अगर बॉडी मूव कर रही है पेन, तो क्लॉकवाइज ही नीचे आता है। तो जो बच्चों ट्रांसलेशन मोशन है, इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों चेंज हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बच्चों ट्रांसलेशनल मोशन है, इसको ईज आउट करने के लिए जो है हमको सेंटर ऑफ मास की जरूरत पड़ी। अब आपने बच्चों क्या किया, सेंटर ऑफ मास को जो है हमने क्या है कंसंट्रेटेड एट ए पॉइंट हमने जो है ले लिया। अब बच्चों यहां पर जो हमारा जो सेंटर ऑफ मास है, यहां पर हमको जो है सेंटर ऑफ मास जो है बच्चों, यहां पर जो न्यूटन का जो लॉ है, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है F इक्वल टू एम इंटू ए, यहां पर इसको हमको रीडिफाइन करने की बच्चों जरूरत पड़ी। और एफ नेट क्या हो जाएगा, एम इंटू मास ऑफ यानी एक्सेलरेशन। और जो बच्चों एक्सेलरेशन होगा बच्चों, ये जो है सेंटर ऑफ मास का होगा। जो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है, उसको हम यहां पर कंसीडर करते हैं। अब बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट पे आप फोकस करिए। आपको सेंटर ऑफ मास जो है हमको क्यों जो है इंट्रोड्यूस करना पड़ा। अगर हम सेंटर ऑफ मास इंट्रोड्यूस नहीं करते तो हमको क्या दिक्कत आती। हम एक्चुअली कोई बॉडी को अगर हमने मूवमेंट दिया तो उसमें जो है कॉम्प्लेक्स मोशन होता है। जैसे हमारा अगर कार का मूवमेंट हमने देखा, तो कार का जो व्हील है वो जो है ट्रांसलेशन मोशन भी कर रहा है और रोटेशनल मोशन भी उसका व्हील जो है कर रहा है। अब बच्चों जब यहां पर कॉम्प्लेक्स मोशन हो रहा है, जहां पर कॉम्प्लेक्स मोशन हो रहा है बच्चों, तो वहां पर हम जो है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है, ट्रांसलेशन मोशन में हमारा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है चेंज हो रहा है। तो उस केस में हमको ट्रांसलेशन मोशन को ईज आउट करने के लिए हमने जो है सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को जो है इजाद किया। और उसके द्वारा जो है हमारे जो कॉन्सेप्ट है, हमने उसको जो है जो हमारा बच्चों कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हमने जो है सॉल्व किया। क्योंकि अगर हम सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को नहीं लेके आते, तो हम बच्चों जो हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करने में हमको दिक्कत आती। बच्चों क्यों दिक्कत आती वो आपने समझ लिया। अब बच्चों हमारे लिए जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास को मान लीजिए कि 2 पॉइंट सिस्टम है, 2 पॉइंट सिस्टम है बच्चों। और इसके लिए हमको जो है सेंटर ऑफ मास टू पॉइंट सिस्टम के लिए बच्चों हमको सेंटर ऑफ मास जो है निकालना है। अब बच्चों अगर क्लास 11th की बात करें, क्लास 11th में हमको इसके जो है डेरिवेशन, इसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की जो है डेरिवेशन जो है पूछा जा सकता है। तो बच्चों इसको 11th पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही जो है क्लियरली जो है समझना है, जिसके द्वारा हम जो है 11th में भी अच्छे स्कोर ग्रास्प कर पाए और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उनको भी जो है हम लोग इजीली जो है सॉल्व कर पाए। अब बच्चों मान लीजिए कि x और y दो प्लेन है। एक प्लेन बच्चों क्या है, x है, और एक पॉइंट y है। अब बच्चों इस XY प्लेन पे अगर हमने दो मास ले लिया, एक मास हमारा m1 है और एक मास हमारा जो है m2 है। बच्चों हमने जो है दो बॉडी ले ली, एक बॉडी m1 है और एक बॉडी m2 है। अब बच्चों अगर इन दोनों बॉडी को हमको अगर शो करना है तो हम इसको कैसे शो करेंगे। हम इसको या तो पोजीशन वेक्टर से शो करेंगे या फिर हम जो है इसको जो है रेडियस वेक्टर, पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर दोनों सेम चीज है। हम इसको या तो पोजीशन वेक्टर से शो करेंगे या फिर इसको जो है रेडियस वेक्टर से शो करेंगे। तो बच्चों
M1 का जो है पोजीशन हमारा क्या है बच्चों, R है, R1 है, और M2 बॉडी का जो है पोजीशन वेक्टर जो है R2 है। अब बच्चों दो बॉडी हमने यहां पे ले ली जिनके मास क्या है बच्चों, मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी बच्चों क्या है, दो मास ऑफ बॉडी क्या है, M1 एंड M2, और इनके जो पोजीशन वेक्टर हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ M1 एंड M2 क्या है बच्चों, R1 एंड R2, इनके जो है पोजीशन वेक्टर हो गए। अब बच्चों इसका जो है हमको जो 2 पॉइंट सिस्टम दिया है, दो बॉडी दी हुई है, उनका हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो बच्चों दो बॉडी यहां पे रखी हुई है। अब बॉडी M1 है, बॉडी M1 पे मान लो कि एक फोर्स जो है, एक फोर्स बच्चों एक लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है F1, और एक बॉडी जो है जो हमारी बॉडी M2 है, बॉडी के ऊपर जो बच्चों जो फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है F2 बच्चों। अब जो दो बॉडी हैं इनके ऊपर दो फोर्स लग रहा है, एक तो F1 लग रहा है और एक F2 लग रहा है। अब बच्चों बॉडी M1 भी जो है M2 के ऊपर एक फोर्स लगाएगी जिसको बच्चों बोलेंगे F12, और M2 जो है बच्चों जो है M1 के ऊपर एक फोर्स लगाएगी जिसको बोलेंगे F21। बच्चों ये दो फोर्स भी जो है, क्योंकि जब बॉडी जो है एक सिस्टम जो है रखा हुआ है तो उनके ऊपर जो है एट्रैक्शन फोर्स भी काम करता है बच्चों। तो बच्चों दो बॉडी है, उनके मास क्या है, M1 एंड M2 है, और उनके पोजीशन वेक्टर हमने यहां पे लिख दिया R1 एंड R2। अब बच्चों जो मास M1 है, मास M1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा, जो बच्चों फोर्स लगेगा, जो नेट फोर्स होगा M1 के ऊपर, वो बच्चों फोर्स क्या होगा, वो फोर्स होगा, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है बच्चों, F1 प्लस F12। ये दो बच्चों फोर्स जो है M1 के ऊपर लग रहा है। अब बच्चों अगर हम F1 प्लस F12 की बात करें तो बच्चों ये जो फोर्स है, फोर्स जो है अगर इसको हम अगर न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखें तो क्या हो जाएगा बच्चों, M1 एंड अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं A। और बच्चों यहां पर एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन को हम जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि dv अपॉन dt, और A को हम लिख सकते हैं, V को इस तरीके से भी लिख सकते हैं dr स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर। बच्चों ये तो हमको पता ही है कि हम एक्सेलरेशन को dv अपॉन dt और एक्सेलरेशन को बच्चों हम जो है dv अपॉन dt और d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर, इस तरीके से भी हम जो है लिख सकते हैं। तो बच्चों हमने एक ही जगह पे हमने क्या किया, जो कि हमको जो है पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है r, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि M1 इंटू डी स्क्वायर R1 अपॉन dt स्क्वायर। बच्चों इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने इसको इक्वेशन मान लिया बच्चों क्या, 1। यह हमारा जो है पहला इक्वेशन बन गया। अब बच्चों इसी तरीके से हमने जो है जो फोर्स है, फोर्स जो है हमको लिखना है नेट फोर्स जो है M2 के ऊपर, जो M2 है बॉडी, उसके ऊपर हमको बच्चों फोर्स लिखना है। तो बच्चों फोर्स कैसे लिखेंगे, F2 M2 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है F2 लग रहा है, प्लस F21। बच्चों क्या फोर्स लग रहा है, F2 प्लस F21। इसको बच्चों अगर न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखें तो क्या हो जाएगा, M2 इंटू A, और A की जगह पे हम अगर इस फॉर्मेट में लिखें बच्चों तो क्या किस तरीके से लिख सकते हैं, M2 इंटू डी स्क्वायर R2 अपॉन डी
टी स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों लिख सकते हैं। m2 के ऊपर जो है हमने जो नेट फोर्स है वो हमने यहां पर लिख दिया। अब बच्चों हमारे दो इक्वेशन बन गए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब बच्चों यहां पर इंट्रोड्यूस होता है सेंटर ऑफ मास। अब बच्चों हमने एक पॉइंट मान लिया, मान लीजिए एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट सी है यहां पर, और इसका जो है डिस्टेंस जो है यहां से दिया हुआ है आर। बच्चों एक पॉइंट दिया हुआ है सी, और यहां पर हमने जो है पूरे मास को जो है कंसीडर मान लिया है कि हमारा पूरा मास जो है, दो बॉडी का मास जो है सेंटर ऑफ सी पे है, और उसका डिस्टेंस बच्चों क्या है, जो है वो है जो है आर। अब हमने यहां तक बच्चों देख लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि एफ नेट जो फोर्स है, एफ नेट एक्सटर्नल जो फोर्स है वो बच्चों क्या हो जाएगा, अगर हम पॉइंट सी के ऊपर बच्चों एफ नेट फोर्स जो है, एफ नेट फोर्स जो एक्सटर्नल लग रहा है बच्चों, इसको हम अगर सी के ऊपर निकालते हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा, सी के ऊपर जो फोर्स लगेगा बच्चों वो क्या लगेगा, F1 प्लस F2। ये बच्चों दो फोर्स लगेंगे, और ये जो F12 और F21 है बच्चों, ये क्या है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बच्चों ये जो फोर्स है इसको F1 प्लस F2 अगर हम लिख रहे हैं बच्चों, तो यहां पर आप देखेंगे कि जो मास है, मास को हमने यहां पर मान लिया, जो मास है वो बच्चों क्या है, बच्चों टोटल मास क्या है बच्चों, यहां पर टोटल मास है m1 प्लस m2, और जो हमारा पोजीशन वेक्टर है बच्चों वो क्या है, वो है d स्क्वायर r अपॉन डी टी स्क्वायर। बच्चों ये जो है हमारा इक्वेशन जो है 3 आ गया। अब बच्चों हम क्या यहां पर करेंगे, हम जो पॉइंट इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। बच्चों हमने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जो है हमने ऐड कर दिया। अब बच्चों ये जो हमारा जो F12 F21 है बच्चों, ये क्या है, F12 और F21 बच्चों ये क्या है, न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हमारा जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, इसके अकॉर्डिंग ये जो है, ये दोनों फोर्सेस जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चों। तो हमने ये जो 1 इक्वेशन और जो 2 इक्वेशन है इसको हमने ऐड किया, तो बच्चों क्या आ गया, F1 प्लस F2, बच्चों क्या आ गया, F1 प्लस F2, और हमारा क्या आ जाएगा यहां पे M1 डी स्क्वायर R1 अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस M2 डी स्क्वायर R2 अपॉन डी टी स्क्वायर। बच्चों यहां तक तो हमारा जो है इक्वेशन आ गया, इसको हमने इक्वेशन का नाम दे दिया बच्चों 4। अब बच्चों अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन जो 4 है, इन दोनों इक्वेशन की अगर हम बच्चों बात करें तो हमने क्या किया कि F1 प्लस F2 इक्वल टू दिस मच एंड F1 एंड F2 इक्वल टू दिस मच। तो हम इन दोनों को बच्चों क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो हमने इनको अगर इक्वेट किया बच्चों तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा बच्चों वो क्या होगा, इस दोनों को हमने इक्वेट कर दिया 3 और 4 को, तो हमारा यहां पर आ गया M1 प्लस M2 डी स्क्वायर R अपॉन में डी टी स्क्वायर, और यहां पर बच्चों क्या आ जाएगा, M1 डी स्क्वायर R1 अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस M2 डी स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन में डी टी स्क्वायर। बच्चों यहां तक आ गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि जो डी यहां पर बच्चों जो M1 है, M1 प्लस M2,
अब इसको बच्चों अंदर की तरफ हम लेके जाते हैं, तो यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर m1 प्लस m2 r अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर बच्चों m1 को अंदर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर m1 r1 अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये m2 अंदर जाएगा, m2 r2 अपॉन डी टी स्क्वायर। अब बच्चों अगर हमने इसका जो है डबल इंटीग्रेशन कर दिया, इस इक्वेशन का हमने जो है डबल इंटीग्रेशन कर दिया, तो बच्चों क्या आ जाएगा, वो बच्चों ऐसा आ जाएगा कि m1 प्लस m2 r इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2। बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया कि m1 प्लस m2 इक्वल r, क्योंकि हमने इस जो इक्वेशन है इसका जो है डबल इंटीग्रेशन कर दिया, तो हमारा बच्चों ये जो है इक्वेशन जो है आ गया। अब यहां पर जो हमारा r वेक्टर है, r बच्चों जो वेक्टर है ये क्या हो जाएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन में m1 प्लस m2। बच्चों यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है, यहां तक आप समझ गए कि r जो वेक्टर है वो हमने यहां पर निकाल लिया। अब बच्चों अगर दो बॉडी मासेस हैं तो उनका हमने जो है पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। अब बच्चों ये जो है हमारा जो फार्मूला आ गया, अगर हमारे पास जो हमने इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो हमने उसका पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, और बच्चों यही हमारा जो है आंसर हो गया। अब बच्चों अगर n बॉडी है तो हम यहां पर जैसे m1 m2 लिया है तो m1 m2 m3 m4 एंड mn ऐसा हम यहां पर लिख सकते हैं। तो बच्चों हमारा जो अगर फॉर n बॉडी यहां पर है तो बच्चों हम r जो वेक्टर है, r वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, mi r i, यहां पे सिग्मा लगा दिया, i इक्वल टू 1 to n अपॉन m लिख दिया हमने बच्चों नीचे क्या लिख दिया, mi लिख दिया, और सिग्मा क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 1 to n। अब हमारा बच्चों अगर n बॉडी दी हुई है तो n बॉडी के लिए भी हम जो है पोजीशन वेक्टर जो है हम जो है डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमने दो बॉडी ली है तो उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो हमने यहां पर निकालना सीख लिया है। अब बच्चों अगर कोई बॉडी जो है 3 डायमेंशनल स्पेस में रखी हुई है, अगर कोई बॉडी बच्चों 3 डायमेंशनल स्पेस में रखी हुई है जहां पर x कोऑर्डिनेट भी है, y कोऑर्डिनेट भी है और z कोऑर्डिनेट भी है, तो बच्चों मान लीजिए कि इफ ऐसा दिया हुआ है कि अगर ऐसा दिया हुआ है कि r1 इक्वल टू ऐसा दिया हुआ है कि ये जो दिया है x1 i कैप प्लस y1 i कैप j कैप प्लस z1 k कैप, इस तरीके से जो है हमारा जो है पोजीशन वेक्टर r1 दिया है, और r2 बच्चों क्या दिया है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। इस तरीके से दो है हमारा जो है 3 डायमेंशनल पोजीशन पे हमारे जो है पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं। तो उस केस में बच्चों जो हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है वो सेंटर ऑफ मास बच्चों कैसे निकालेंगे, उसमें हम निकालेंगे x कोऑर्डिनेट निकालेंगे। x कोऑर्डिनेट बच्चों कैसे निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, हमने जैसे यहां पर लिखा है, यहां पर हमने क्या लिखा है m i r i, तो यहां पर बच्चों क्या लिखना पड़ेगा m i x i, क्योंकि हम x कोऑर्डिनेट को ही लेंगे, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों m i, और यहां पे हमने जो सिग्मा लिखा है सिग्मा क्या हो जाएगा बच्चों i 1 to n, यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा i इक्वल टू 1 to n।
ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों हमारा जो वाई जो कंपोनेंट होगा सेंटर ऑफ मास का, वो यहां पर क्या हो जाएगा, एम जे वाई जे। बच्चों क्या हो जाएगा, यहां पर हमने क्या लिखा, एम आई, और दूसरा हमने क्या लिखा, वाई आई अपॉन जो है एम आई। तो यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 1 to n। यहां पर भी बच्चों क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 1 to n। ये हमारा जो है y कोऑर्डिनेट आ गया। अब बच्चों हमारा जो z कंपोनेंट है, z कंपोनेंट भी हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, एम आई जो है जेड आई अपॉन एम आई। और यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n और सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n। इस तरीके से अगर कोई 3 डायमेंशनल बॉडी, 3 डायमेंशनल स्पेस में बॉडी रखी हुई है, तो उसका भी जो है हम जो है सेंटर ऑफ मास जो है बच्चों निकाल सकते हैं। तो बच्चों हमने आज जो है सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को पढ़ा। इस कॉन्सेप्ट की जरूरत हमको क्यों पड़ी उसको हमने समझा। उस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ के हमने जो है दो बॉडी लिया, उन बॉडी का जो है सेंटर ऑफ मास हमने जो है निकाला। तो बच्चों ये जो डेरिवेशन है ये आपको जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप इस डेरिवेशन को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। तो बच्चों आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझिएगा, और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप जो है अपने नंबर स्कोर को जो है बढ़ाइएगा और अपने टारगेट को अचीव करिएगा। तो बच्चों यहां तक आज जो है हम चैप्टर को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेंगे और हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक बच्चों धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए और अपने नॉलेज को एक्सपेंड करते रहिए बच्चों। थैंक यू वेरी मच।